वेलकम टू रिलायबल न्यूज एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। डियर व्यूअर्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यह चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को, क्लास 10 के स्टूडेंट्स को काफी अधिक फायदा हो सकता है। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से पहले डियर व्यूअर्स, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपने रिलायबल होम ट्यूशन नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम लोगों को अपने काम में सुविधा हो। जहां तक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म नेशनलिज्म। द फीलिंग ऑफ वननेस among the people of a nation is known as nationalism। एक राष्ट्र के लोगों में वननेस यानी एकता की भावना को नेशनलिज्म के नाम से जाना जाता है। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन, डेडिकेशन and devotion towards one's own nation, towards the nation of a person। अर्थात अपने नेशन के प्रति अफेक्शन, डेडिकेशन, लव यानी समर्पण, डिवोशन भक्ति और त्याग तथा बलिदान के भाव को नेशनलिज्म कहा जाता है। इट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ड्यू टू विच द पीपल ऑफ आवर नेशन try to show their own nation as superior in the world। नेशनलिज्म के चलते लोग अपने नेशन को संसार में सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। Such type of superiority can be acquired by a nation with the help of war, by acquiring land, by acquiring military conquest। और इस तरह से एक नेशन दूसरे नेशन के ऊपर आक्रमण करके भी, उसके भूमि के ऊपर कब्जा करके भी, एक दूसरे नेशन को हरा करके भी मिलिटरली इस प्रकार की सुप्रीमेसी को वर्ल्ड में स्टैब्लिश करना चाहता है। इट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। इट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ड्यू टू विच वी लाइक टू सी आवर ओन कंट्री एज विक्टोरियस इन डिफरेंट स्पोर्ट्स गेम्स लाइक क्रिकेट, वर्ल्ड कप एक्सेट्रा। जहां तक यूरोप का सवाल है, यूरोप में in the beginning of modern age the feeling of oneness began to rise। medieval times में feeling of nationalism was not among the people of Europeans because feudal states were existing। in medieval times feudal states were in existence in different European countries। तो feudal states था, मोनार्कियल इंपायर्स था, नेशन के आधार पर यूरोपीय लोग गठित ही नहीं थे। एक फ्यूडल लॉर्ड का जितने क्षेत्रों के ऊपर कब्जा हो सकता था उसको एक फ्यूडल स्टेट बना दिया जाता था, एक इंपायर बना दिया जाता था राजा का। लेकिन नेशन के आधार पर, नेशन का डेफिनेशन है कि समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोगों के मिलने से कि जिस संस्था का निर्माण होता है उसको नेशन कहा जाता है। द पीपल ऑफ इक्वल कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन कम टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड अ नेशन। तो मेडावल टाइम्स में यूरोप के लोग नेशन के आधार पर संगठित नहीं थे, फ्यूडल स्टेट्स का एग्जिस्टेंस था। तो फ्यूडल स्टेट्स में न तो नेशन का एग्जिस्टेंस था, न नेशन के आधार पर लोग ऑर्गेनाइज थे, और न ही नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों में था। लेकिन ग्रेजुअली द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बिगेन टू राइज अमंग द पीपल, और लोग सोचने लगे कि अगर हम नेशन के आधार पर संगठित होकर रहेंगे तो आश्चर्यजनक उन्नति कर सकते हैं। और इस कारण से इंग्लिश लोगों ने इंग्लिश नेशन का निर्माण करने का संकल्प लिया, डचों ने हॉलैंड के निर्माण का प्रयास करना शुरू किया, जर्मन लोगों ने जर्मनी नामक एक नेशन के निर्माण का प्रयास प्रारंभ कर दिया,
और इस तरह से स्लावों का नेशन रसा, पोल का नेशन पोलैंड, पोर्तुगीज का नेशन पोर्तुगल, स्पेनियर का नेशन स्पेन। तो कहने का मतलब है कि इन द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज फ्यूडल स्टेट्स के विरोध में लोग नेशन स्टेट्स को फॉर्म करने के लिए विरोध और विद्रोह करने लगे। फ्यूडलिज्म का पोषक था एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म, निरंकुश राजतंत्र। राजा निरंकुश राजाओं के शासन के अंतर्गत फ्यूडलिज्म फल फूल रहा था, कि जिसके अंतर्गत नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए कोई स्थान नहीं था। एब्सोल्यूट रूलर्स यानी ऑटोक्रेटिक रूलर्स, निरंकुश राजा, लोगों के बीच नेशनलिज्म के प्रचार प्रसार को देखना नहीं चाहते थे। लेकिन मॉडर्न एज के बिगिनिंग के साथ ही यूरोप के लोगों में जिस प्रकार से नेशनलिज्म का फीलिंग एक शांत समीर की तरह प्रवाहित होने लगा, और उसके परिणाम स्वरूप जगह जगह एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म के खिलाफ, निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ विरोध और विद्रोह की स्थिति बनने लगी। और इस क्रम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 1776 में इंडिपेंडेंस, और उसके बाद एक नेशन स्टेट के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्वतंत्रता प्राप्त करना उल्लेखनीय है। तत्पश्चात एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म के खिलाफ फ्रांस में 1789 में वहां के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया और बर्बन डायनेस्टी के शासक लुई 16 को गद्दी से उखाड़ फेंका, और इस प्रकार से फ्रांस एक नेशन स्टेट बन सका। फ्रेंच लोगों का एक नेशन स्टेट फ्रांस का निर्माण हो सका। तो नेशन स्टेट्स के फ्रांस में इमरजेंस का मतलब था एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का अंत, निरंकुश राजतंत्र का खात्मा। जैसे जैसे निरंकुश राजतंत्र का खात्मा हो सकता था, वैसे वैसे नेशन स्टेट्स का इमरजेंस हो सकता था। यूरोपियन लोग अपने नेशन को स्टेट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते थे, जिससे उनको लगता था कि हम आश्चर्यजनक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यूरोप के लोगों के इस फीलिंग को विजुअलाइज करने का काम फ्रेडरिक सोरियू ने किया है। फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में a series of four paintings का निर्माण किया फ्रेडरिक सोरियू ने, और इस सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स के अंतर्गत जो फर्स्ट पेंटिंग है उसकी सहायता से फ्रेडरिक सोरियू ने एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स को विजुअलाइज करने का काम फ्रेडरिक सोरियू ने किया। तो फ्रेडरिक सोरियू ने 1848, जिस समय की यूरोप में एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का बोलबाला था, जिस समय की ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक थे, और मेटरनिक की मर्जी के बिना यूरोप में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक को निरंकुश राजतंत्र का, एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का सबसे बड़ा पोषक माना जाता था, और ऑस्ट्रियन इंपायर की निरंकुश राजसत्ता यूरोप के कई भागों में चलती थी। या तो हैब्सबर्ग इंपायर, जो ऑस्ट्रिया का डायनेस्टी था, हैब्सबर्ग इंपायर का शासन या तो ऑस्ट्रिया में था, नहीं तो हैब्सबर्ग इंपायर के रिलेटिव का शासन यूरोप के कई भागों में इस समय था। और इंटायर हैब्सबर्ग डायनेस्टी और इसके जितने एसोसिएट थे, जितने इसके रिलेटिव्स लोग यूरोप के विभिन्न भागों में, जैसे सिसिली, नेपल्स, लोम्बार्डी, वेनेशिया इत्यादि के ऊपर शासन कर रहे थे, सभी निरंकुश राजतंत्र यानी एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म के पूरी तरह ऊपर पोषक थे, और उसको मूर्त रूप प्रदान करने का काम, यानी व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का काम ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक किया करता था। तो 1815 ईस्वी यानी वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ, उस समय से लेकर के 1848 ईस्वी तक का जो पूरा यूरोप का काल था, उसको मेटरनिक एरा ऑफ मेटरनिक कहा जाता था। इस पूरे काल में सिर्फ निरंकुश राजतंत्र का यूरोप में बोलबाला था, लेकिन फ्रेडरिक सोरियू ने अपने सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग की सहायता से एक ऐसी कल्पना की जिसके अंतर्गत उसका सोचना था कि
एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म यानी निरंकुश राजतंत्र का कोई फ्यूचर नहीं है, इसका अंत हो जाएगा। और अपने पेंटिंग में उसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास यूरोप के डिफरेंट नेशंस के लोगों को एक लंबी कतार में जाते हुए दिखलाया है। यूरोप के सभी लोग इस लंबी कतार में, यूरोप के डिफरेंट नेशंस के लोग आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं उनके कॉस्ट्यूम यानी पोशाक की सहायता से और उनके फ्लैग्स की सहायता से। यूरोप के डिफरेंट नेशंस के लोग एक लंबी कतार में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास अपना होमेज पे करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में ह्यूमन राइट्स का चार्टर है और दूसरी हाथ में अ टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास यूरोप के डिफरेंट नेशंस के लोग जिस प्रकार से कतार में जा रहे हैं अपना होमेज पे करने के लिए, फ्रेडरिक सोर्यू के इस सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स के अंतर्गत जो फर्स्ट पेंटिंग है उसमें दिखलाया गया है कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच करके क्रॉस कर गया है, यानी अमेरिका में नेशन स्टेट्स का निर्माण हो चुका है। दूसरी तरफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करने वाला एक और नेशन है स्विट्जरलैंड। इसका मतलब हुआ कि स्विट्जरलैंड में भी नेशन स्टेट्स का इमर्जेंस हो चुका था। फ्रांस में 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और इसका परिणाम था कि फ्रांस के लोग भी यानी फ्रेंच नेशन के लोग भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास लगभग पहुंच चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि फ्रांस में भी नेशन स्टेट्स का निर्माण का प्रोसेस लास्ट फेज में था। आश्चर्य की बात है कि फ्रेडरिक सोर्यू ने इस यूरोपियन नेशंस के लोगों की लंबी जो कतार है, इस कतार में जर्मनी और इटली को भी अलग अलग नेशंस के रूप में दिखलाया है, जिसकी पहचान उसके कॉस्ट्यूम और उसके फ्लैग से की जा सकती है। लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट बाय दैट टाइम देयर वाज नो कंट्री इन द नेम ऑफ जर्मनी एंड देयर वाज नो कंट्री इन द नेम ऑफ इटली। जर्मनी का यूनिफिकेशन ही नहीं हुआ था 1848 तक और इटली का यूनिफिकेशन भी नहीं हुआ था, यानी जर्मनी और इटली नाम का उस समय कोई कंट्री ही नहीं था। फिर भी फ्रेडरिक सोर्यू ने यह कल्पना की कि एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का फ्यूचर नहीं है, एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का नाश हो जाएगा और जर्मनी को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उसके कॉस्ट्यूम के साथ, उसके फ्लैग के साथ इस लंबी कतार में मार्च करते हुए फ्रेडरिक सोर्यू ने दिखलाया है। फ्रेडरिक सोर्यू ने इस पेंटिंग में यह भी दिखलाया है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पैरों के पास एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म के रिमेन्स हैं, यानी उसकी एक कल्पना है कि भविष्य एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का नहीं है और एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म यानी ऑटोक्रेसी यानी निरंकुश राजतंत्र भविष्य में इसी प्रकार से चूर चूर हो जाएगा जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पैरों के पास दिखाई दे रहा है इस पेंटिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त जर्मनी और इटली को एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के रूप में दिखलाया जा रहा है इस पेंटिंग में। साथ ही फ्रेडरिक सोर्यू ने इस पेंटिंग में यह भी दिखलाने का प्रयास किया है, यहां पर एक बात उल्लेखनीय है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस इन 1871, यानी जर्मनी नाम का देश का इमर्जेंस 1871 में हुआ, लेकिन फ्रेडरिक सोर्यू का यह पेंटिंग कब बना, तो यह बना 1848 में, यानी 1848 में ही फ्रेडरिक सोर्यू ने स्वतंत्र जर्मनी की कल्पना कर ली थी। यूनिफिकेशन ऑफ इटली टुक प्लेस इन 1870, लेकिन फ्रेडरिक सोर्यू ने 1848 के इस पेंटिंग में इटली को एक स्वतंत्र देश की कल्पना कर ली थी। साथ ही साथ जर्मनी के पीछे फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स उसने दिखाया है इस पेंटिंग में ऑस्ट्रिया को, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसा। जैसा कि आपको अभी हम जिक्र कर रहे थे कि इस समय एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म यानी निरंकुश राजतंत्र का पूरे संसार में सबसे बड़ा पोषक था तो वो ड्यूक मेटरनिक था जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग डायनेस्टी इस समय निरंकुश राजतंत्र यानी एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म को पूरे यूरोप में प्रचार प्रसार करने का मूल प्रेरणा स्रोत बना हुआ था। लेकिन फ्रेडरिक सोर्यू ने अपने पेंटिंग में
ऑस्ट्रिया के लोगों को भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास अपना होमेज पे करने के लिए जाते हुए दिखला रहा है। और इस तरह से फ्रेडरिक सोर्यू ने अपने इस पेंटिंग की सहायता से कहीं ना कहीं यह भी भविष्यवाणी की है कि ऑस्ट्रिया में भी निरंकुश राजतंत्र का जल्द खात्मा हो जाएगा और वहां भी नेशन स्टेट का इमरजेंस होगा। इसके अतिरिक्त टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी इत्यादि सभी नेशंस के लोगों को फ्रेडरिक सोर्यू ने एक लंबी कतार में लगातार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जाकर के और अपना होमेज यानी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखलाया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पेंटिंग में दिखलाया है फ्रेडरिक सोर्यू ने कि लोगों की इस कतार के ऊपर स्काई में सभी धर्मों के गॉड हैं। सभी धर्मों के गॉड जो है जीसस क्राइस्ट या अदर जो भी गॉड्स हैं, हिंदू धर्म के गॉड या इस्लामिक गॉड जो भी हैं, वो सभी आकाश से, स्काई से यानी स्वर्ग से, हेवन से लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हैं। इसका मतलब फ्रेडरिक सोर्यू ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि नेशन स्टेट्स का इमरजेंस और एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का खात्मा ये न सिर्फ लोगों की इच्छा है बल्कि ये भगवान की भी इच्छा है और भगवान का भी इसके लिए आशीर्वाद प्राप्त है। यहां पर यह बात उल्लेखनीय है कि इस समय एब्सोल्यूट रूलर्स जो थे यूरोप के, उन्होंने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप को अपना रखा था और उनका कहना था कि वो राजा के रूप में भगवान के पुत्र हैं, धरती पर सिर्फ शासन करने के लिए आए हैं। लेकिन फ्रेडरिक सोर्यू ने अपने इस पेंटिंग की सहायता से सभी गॉड को स्काई में, जिसको उसने हेवन कहा है, हेवन से, स्वर्ग से सभी गॉड को आशीर्वाद लोगों को देते हुए दिखला रहा है, जिससे यह पता चलता है कि गॉड की भी इच्छा यही है कि एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का, राजाओं की निरंकुशता का खात्मा हो जाए और नेशन स्टेट्स का इमरजेंस हो। इसी के साथ ये टॉपिक आज समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। थैंक यू।